वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास पेपर 1 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ आपका वर्ष होगा, द्वितीय वर्ष से संबंधित यह वीडियो होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और जैसा कि आपको पता होगा, प्रथम प्रश्न पत्र का नाम आपके होता है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। देखेंगे आज की वीडियो के अंतर्गत उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में लगभग 606 ईस्वी से लेकर के हम 1206 ईस्वी तक के समय काल को आज के वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो 606 ईस्वी से लेकर के और 1206 ईस्वी तक के समय काल को, लगभग 600 वर्षों के समय काल को हम उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास कहते हैं। उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में आपको पढ़ना होता है BA द्वितीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर। ओके, तो इससे जैसे मान लेते हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपकी करवाएंगी। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के या फिर पहले से भी आपकी परंपरागत रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है, तो बड़े ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपके सामने लाइव हूं, और फटाफट से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, और सभी लोगों के पास शेयर करिए वीडियो को। सेशन में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही आसानी से आपको एक एक मुद्दे को समझाऊंगा, प्रश्नों को लूंगा और प्रश्नों के एक प्रकार से प्रश्नों का पोस्टमार्टम आज की वीडियो के अंतर्गत होने वाला है। एक एक प्रश्नों को आपको समझाऊंगा कि और आखिरकार इससे और भी क्या प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। ओके, तो बस एक ही वीडियो के अंतर्गत आप बहुत सारे ज्ञान को आप प्राप्त करने वाले हैं। तो अपने दिमाग को एक प्रकार से चौतरफा खोल करके बैठिए, और चौतरफा विकास आपका जाहिर सी बात है होगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ने का मतलब है आपका चौमुखी विकास होगा और चौमुखी प्रतिभा आप संपन्न अवश्य बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का सेशन। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्राचीन इतिहास, जैसा कि आपको पता है, प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब वैसे होता है जो बीत गया, जो भूत में है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। आज मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, कल जो होगी यह वीडियो क्या हो जाएगी? इतिहास बनकर रह जाएगी। या इसी प्रकार से जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उन घटनाओं का एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और उसमें जो पुराने कुछ फैक्ट्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि हमको मेरे प्यारे दोस्तों सिलेबस के अंतर्गत बंद के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इतिहास जो है ऐतिहासिक काल से ही नहीं शुरू होता। हम लोग तो ऐतिहासिक काल से इतिहास की शुरुआत मानते हैं। वैसे इतिहास की शुरुआत अगर आपको बैकग्राउंड में समझाना चाहूँ, थोड़ा एक बार में समझने का प्रयास करें, ताकि अगर यह विकास आपके मस्तिष्क में हो गया तो आपको इतिहास एक प्रकार से रोचक विषय लगेगी, और रोचक तथ्यावलियाँ, इसमें जो तथ्य वगैरह है उसको आपको अच्छा लगने लगेगा। जो आप उससे डरते हैं कि इसको, इस डेट को कैसे याद करें, इस सन को कैसे याद करें, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतिहास जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम 3 कालखंड में देखते हैं। सबसे पहले तो आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रागैतिहासिक काल, और तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है मेरे प्यारे दोस्तों जिस काल में ना तो हम कोई चीज़ लिख पाते थे, ना ही कोई चीज़ पढ़ पाते थे। मतलब वहाँ पर हमको केवल और केवल कुछ मात्रा में हम उससे कार्बन डेटिंग वगैरह से, इसे पूरा पाषाण काल इत्यादि के बारे में हम पता लगाते हैं। वो सब आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह आप देखते होंगे, और या मिस्र की सभ्यता, इसी प्रकार से बेबीलोन की सभ्यता या अन्य प्रकार की सभ्यताएं जो हैं, या प्रागैतिहासिक काल में आती हैं। और प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इसमें जो लिखे हुए साक्ष्य तो हमको मिले, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। आद्य में क्या हुआ था? आद्य में ना तो हमको कोई लिखित स्रोत मिलता है इतिहास का कि हाँ वहाँ पर कुछ रहा होगा, और ना ही हम जो है ना लिखित मिला ही नहीं, तो उसको पढ़ेंगे क्या? और इसमें क्या होता है, आप सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ अक्षरों को देखेंगे, और उसमें जो है किस भाषा में लिखा गया है उसको मिला तो है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे लेख मिले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, अभी पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। वैसे अगर बताऊं ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक काल में जो भी हमको मिला है वह सब तथ्य पर आधारित है। और तथ्य पर क्या, एक प्रकार से तथ्य पर नहीं कहना उचित होगा, यहाँ पर हमको ऐसी चीज़ें मिली हैं जो एक प्रकार से लिखित रूप में मिली हैं, और उसको हम पढ़ भी सकते हैं बड़े आसानी से। तो ऐतिहासिक काल को हम 3 खंडों में बाद में बांटते हैं। ऐतिहासिक काल क्या है? इसी प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को भी हम पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल में बांटते हैं।
ठीक, इस प्रकार से हम इसको भी बांटते ताम्र युग में और इसमें। और इसी प्रकार से जब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं तो हम इसको जो है 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन विश्व का इतिहास, कुछ भी ले लीजिए। अगर विश्व स्तर पर पढ़ते तो विश्व का इतिहास कहेंगे, अगर भारत के स्तर पर पढ़ते तो भारत का इतिहास कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या बांटते हैं इसको, पहले प्राचीन इतिहास, प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना आदिकालीन इतिहास। दूसरा मध्य वाला, तो बीच वाला तो क्या हो गया, मध्य का हो गया, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा क्या, आधुनिक काल का इतिहास। अब यहाँ पर हम चूंकि भारत के इतिहास के बारे में फोकस करेंगे तो हमको यहाँ पर समझना क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन मध्य मतलब कि मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास लगभग मेरे प्यारे दोस्तों आज से 4000 साल पहले से 8000 साल पहले से स्टार्ट हुआ। एग्जैक्ट नहीं पता है हमको, लेकिन हाँ उसको आपसे ज़िंदगी में पूछा, कभी जाना नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे। लगभग 4000 वर्षों से स्टार्ट होता है, लगभग ईसा मसीह के 2000 वर्ष पहले से स्टार्ट हो जाता है और ईसा मसीह के आज 2021 साल बीत चुके हैं। तो लगभग 4000 वर्ष पूर्व के ऐतिहासिक काल एक प्रकार से जिसमें हमको विवरण सही तरीके से मिल पाता है, तो उसका हमको अध्ययन करना होता है। उसमें आप फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास में आप विस्तार से सारे मुद्दे को शुरुआत से पढ़ चुके होंगे। जाहिर सी बात है आप बीए सेकंड ईयर में आए हैं, बीए सेकंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, और बीए सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास 606 ईस्वी से शुरू होता है और 1206 ईस्वी तक चलता है। 1206 ईस्वी से कहीं ना कहीं पे आपका मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। मध्यकालीन वैसे 712 से ही मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण से प्रथम बार 712 में, 711 से उसको वहाँ से मिल जाता है कि आप जाओ भारत की तरफ, जो है एक प्रकार से लूटो, ये करो, तमाम प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं। तो वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है 712 से। लगभग ये आकर के मेरे प्यारे दोस्तों मुगल सल्तनत के पतन तक लगभग आते आते अगर बताना चाहूँ आपको तो कहीं कहीं पे आपको 1707 ईस्वी मिलेगा। 1707 ईस्वी में चूंकि औरंगजेब जो कि मुगल साम्राज्य का एक प्रकार से अंतिम रूप से एक अच्छा शासक था, जिसने साम्राज्य एक प्रकार से साम्राज्य को विस्तृत रखा और धर्म परिवर्तन भी बहुत मात्रा में करवाया। तो ऐसे कहीं ना कहीं पे वहीं पर 1707 ईस्वी से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। और कुछ लोग आधुनिक भारत का इतिहास जो है एक प्रकार से आधुनिक भारत की शुरुआत है, आधुनिक इतिहास की शुरुआत मान लेते हैं 1600 ईस्वी से, जब से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। जब से यूरोपीय कंपनियां डच, डेनिश, फ्रांस और इंग्लैंड और ये सभी पुर्तगाली ये सारी कंपनियां आती गई और यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित करती गई, धीरे धीरे यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित किया और धीरे धीरे हमको गुलाम बना लिया, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और इस प्रकार से हमारे पर गुलामी करी। और उसके बाद में 1947 तक जो है हमने जो है आज़ादी पाई। 1947 ईस्वी के बाद के इतिहास को हम स्वतंत्रता के पश्चात का इतिहास कहते हैं। तो उससे हमको अभी मतलब नहीं है, हमको पढ़ना क्या है 606 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक के समय काल को। उसमें जितने भी राजा महाराजा आपको मिलेंगे उनके बारे में हमको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्नों की कुछ कतार आपके सामने इस प्रकार से होगी। ठीक, प्रश्नों को एक प्रकार से हमने एक प्रकार से बहुत मेहनत करने के बाद में आपके सामने एक एक प्रश्नों को तैयार किया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं देख पा रहा हूँ आपके कमेंट्स, फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर दिए सभी लोगों के पास। चले, बीए सेकंड ईयर प्राचीन इतिहास प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र 2021 का यह मॉडल पेपर है और इसी प्रकार से एग्जाम्स में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर बता दो, द्वितीय प्रश्न पत्र के यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं। जल्द ही द्वितीय प्रश्न पत्र के वीडियोस आपके सामने आएगी। लेकिन अगर इस वीडियो पर रिस्पांस आपका अच्छा रहता है, लाइक्स और शेयर या फिर व्यूज़ वगैरह अच्छे आ जाते हैं, तो जल्द ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का मतलब कि नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने 9 बजे रात में ही आएगी। और इसके बाद में जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे कि जियोग्राफी का कल आपके सामने आ सकता है 9 बजे लाइव, या फिर उससे पहले कर दूँ मैं 9 बजे एक वीडियो। आप सोचिए परमानेंट अब 9 बजे एक वीडियो लाइव होगी आपकी। ठीक है, चलिए शुरू कर दे मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, अपने आप को तैयार करके बैठ जाइए। एक एक प्रश्नों को आपको सबसे पहले उस पर टिक करना है। एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, अपने प्रश्नों की एक प्रकार से संख्या निर्धारित करिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए। आप सोचिए आप प्रश्न पत्र पेपर देने बैठे हैं और एक प्रश्न के लिए मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगा। एक प्रश्न के लिए 3 सेकंड में आप अपने मन में क्लोज सोचिएगा, उसके बाद में अपना जो है एक प्रकार से रिजल्ट देखिएगा। अब आपकी ईमानदारी के ऊपर है कि आप उस पर क्या करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज की वीडियो का आ चुका आपके सामने। निम्न में से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। निम्न में से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है। आपको ऑप्शन में दिया गया है ए ऑप्शन विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत,
बी ऑप्शन में दिया है अग्निकुंड का सिद्धांत, सी ऑप्शन में दिया है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से सभी। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? याद होगा आपको, याद करो उस दिन को जब हमने आपको यह बताया होगा कि जब भी आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसमें आपसे कोई किसी चीज़ की विशेषता पूछी जाए, किसी चीज़ की उत्पत्ति संबंधित बातें पूछी जाए, किसी चीज़ की महत्ता के बारे में, किसी चीज़ के एक प्रकार से लाभ के बारे में, हानि के बारे में पूछा जाए कि इस संकल्पना का समर्थन किसने किया था, जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों उनमें से एक प्रश्न दिया होता है, एक ऑप्शन दिया होता है डी में, ये सभी या उपयुक्त सभी या इनमें से सभी। तो वही ऑप्शन ढूंढिएगा, डी वाला। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों के आ रहे हैं, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए, विदेशी राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित अगर बातें आपको बताना चाहूँ तो राजपूतों की उत्पत्ति के तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं। कुछ जो एक प्रकार से विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, मतलब विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब ये होता है कि कुछ विदेशी व्यक्ति जो थे, विदेशी एक प्रकार से लेखक थे या विदेशी इतिहासकार थे, उनके द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए, वो शामिल हैं। साथ ही साथ कुछ भारतीय परंपराओं के हिसाब से देखा जाए तो अग्निकुंड का सिद्धांत प्रचलित है। अग्निकुंड का मतलब ये प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार, मतलब कि सुनने, अनुश्रुति मतलब होता है सुनते सुनते, अगर एक प्रकार से आप आएँ तो सुनी सुनाई बातों, मतलब प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार आप देखेंगे तो राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है एक अग्निकुंड से हुई थी और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अग्निकुल के राजपूत कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि अग्निकुल के राजपूत किसे कहा जाता है, तो राजपूतों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से हुई है। तो अग्निकुंड का सिद्धांत भी किससे, आपसे पूछाएगा कि अग्निकुंड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो राजपूतों से संबंधित है। आपसे पूछे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजपूतों से। आपसे पूछे एग्जाम्स में भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, राजपूतों से पूछेगा नहीं ये। और नेक्स्ट है आपका वीर जातियों के समूह का सिद्धांत या मिश्रित सिद्धांत भी आपके सामने आ सकता है। तो मिश्रित सिद्धांत या फिर वीर जातियों के समूह का सिद्धांत, ओके, ध्यान रखेंगे। तो राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, मिश्रित सिद्धांत या वीर जातियों के समूह का सिद्धांत। चले, किसका किसका सही गया कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें, चार्ट सेक्शन में, मैं देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वैसे पहले से ही था। देखिए, नागभट्ट प्रथम का शासन रहा। क्या नागभट्ट प्रथम जो थे उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? आपको ऑप्शन ए में दिया है 730 से लेकर के 756 ईसा मतलब ईस्वी तक। बी ऑप्शन दिया है 740 ईस्वी से लेकर के 760 ईस्वी तक। सी ऑप्शन दिया है आपको 735 से 765 ईस्वी पूर्व, मतलब ईस्वी पूर्व बोल रहे हैं, ईस्वी, ठीक, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें हो रही है, क्योंकि हम 606 से लेकर के 1206 तक पढ़ेंगे, ठीक, तो ध्यान रखेंगे ईस्वी में जो यहाँ पर डेटा होगा सब ईस्वी में होगा, ठीक है। 720 से नेक्स्ट है आपका 750 ईस्वी। चले, बताने का प्रयास करें क्या करेक्ट आंसर होगा इसका दूसरे का। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ रहा है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 730 ईस्वी से लेकर के 756 ईस्वी तक के समयकाल को हम क्या कहते हैं? 756 ईस्वी तक के समयकाल को मेरे प्यारे दोस्तों हम नागभट्ट का शासन एक प्रकार से ये इसमें रहा है। और नागभट्ट जो प्रथम थे मेरे प्यारे दोस्तों, वह कौन थे? नागभट्ट प्रथम के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो नागभट्ट प्रथम जो था मेरे प्यारे दोस्तों, यह गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है वास्तविक संस्थापक था। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट ने एक प्रकार से एक शक्तिशाली राजा था, उसका नाम था मलेच्छ, और मलेच्छ की सेना को भी परास्त किया था और भड़ोच पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो यह ध्यान रखेंगे, पूछेगा एग्जाम में कि किस राजा ने मलेच्छ राजा की सेना को पराजित करके भड़ोच पर अधिकार कर लिया था? तो नागभट्ट प्रथम ने, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 730 ईस्वी से लेकर के 756 ईस्वी तक के समयकाल को माना जाता है। आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रतिहार वंश, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके शासकों एक प्रकार से शासक का क्रम बताइए कि वास्तविक कैसे कैसे कितने शासक हुए हैं। तो मुख्य रूप से सबसे पहले इसकी जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन करता है? नागभट्ट प्रथम करते हैं। कौन करते हैं? नागभट्ट प्रथम। उसके बाद में उनके बाद कौन गद्दी पर आता है? कुकस्त आता है। कुकस्त तथा देवराज, एक प्रकार से देवराज भी कहीं ना कहीं पे उसमें शासन करते हैं। उसके बाद में वत्सराज आते हैं, उसके बाद में नागभट्ट द्वितीय आते हैं, और उसके बाद में रामभद्र, और उसके बाद में मिहिर भोज। ये सब हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। ध्यान रखेंगे, आपसे कभी कभी एग्जाम से पूछा था कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे,
तो एक प्रकार से भाषा विज्ञान के आधार पर अगर आपको बताना चाहूँ, और नृवंश विज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों ने एक प्रकार से सिद्ध किया है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग थे या गुर्जर थे, उनका मूल निवास जो था वह राजपूतानों में था। राजपूतों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। गुर्जर प्रतिहार किसी रूप में एक प्रकार से हूणों से भी संबंध रखते थे। तो कहीं ना कहीं पे ये बातें आपको नृवंश विज्ञान और भाषा विज्ञान के आधार पर मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिहिर भोज के बारे में कभी कभी आपसे पूछेगा, तो अगला प्रश्न आपके मिहिर भोज के बारे में है कि मिहिर भोज किसका पुत्र था। भैया मिहिर भोज जो था वह किसका पुत्र था, आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है रामभद्र, बी में दिया है नागभट्ट द्वितीय प्रथम, और सी में दिया है कुकस्त, और डी में दिया है देवराज। क्या होगा, क्या करेक्ट आंसर इसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरे का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रामभद्र का पुत्र था कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज किसका पुत्र था? रामभद्र का पुत्र था। और रामभद्र मेरे प्यारे दोस्तों कौन था? पांचवा शासक था। किसका? प्रतिहार वंश का पांचवा शासक रामभद्र था, उसी का पुत्र था कौन? मिहिर भोज। और 836 ईस्वी में रामभद्र को मार करके जो है मिहिर भोज गद्दी पर बैठा था। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक प्रकार से कौन सा राजा था गुर्जर प्रतिहार वंश का, ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने पिताजी को मार करके या जिसने रामभद्र को मार करके गद्दी पर बैठा था? तो कौन था वह? मिहिर भोज था। ठीक, दौलतपुर अभिलेख में उसे जो है प्रयाग और ग्वालियर अभिलेख में जो है आदिब राहु की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो आपसे पूछेगा आदिब राहु की उपाधि से किसे विभूषित किया जाता है? तो मिहिर भोज को विभूषित किया जाता है। और किस अभिलेख में मिलता है यह? तो दौलतपुर अभिलेख में जो है मिलता है यह। ओके, ध्यान रखेंगे। यह एक प्रकार से मिहिर भोज जो था वह वीर भी था और एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों प्रतापी सम्राट भी था। तो एक प्रकार से यह जो है क्या था? वीर था, सम्राट, प्रतापी सम्राट भी था। अपने पिताजी को मार के गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 836 ईस्वी में बैठा था। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नागभट्ट द्वितीय कौन था? आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए, नागभट्ट द्वितीय कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय जो था वत्सराज जो थे, वत्सराज हमने आपको बताया था तीसरे वंश मतलब कि गुर्जर प्रतिहार वंश के तीसरे एक प्रकार से या राजा थे, तीसरे एक प्रकार से शासक थे। और वत्सराज जो थे की मृत्यु के बाद जो था कौन बैठा था? नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश की गद्दी पर बैठा था। तो वत्सराज की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश की गद्दी पर बैठा था। और लगभग 800 से 833 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? तो किसने? नागभट्ट द्वितीय ने शासन किया था। उसके बाद में रामभद्र गद्दी पर बैठे और रामभद्र मात्र 3 सालों तक जो है शासन किया उन्होंने। और 1836 ईस्वी में रामभद्र को मार करके मिहिर भोज स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। ठीक, यह बात आपके दिमाग में एकदम से चढ़ जानी चाहिए। और साथ ही साथ आपसे कभी कभी एग्जाम पूछेगा कि नागभट्ट द्वितीय की माता कौन थी? नागभट्ट द्वितीय की माता थी मेरी प्यारे दोस्तों सुंदरी देवी, उनका नाम था। और ध्यान रखेंगे नागभट्ट द्वितीय भी एक प्रकार से अत्यंत साहसी शासक था। तो ये थे एक प्रकार से नागभट्ट द्वितीय के बारे में कुछ बातें जो कि आपको जाननी चाहिए। वहीं आपसे कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों महेंद्रपाल के बारे में। आप सुन लीजिए महेंद्रपाल कौन थे? महेंद्रपाल मेरे प्यारे दोस्तों मिहिर भोज जो था जिसने अपने पिताजी को मार के 1836 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, उस मिहिर भोज की मृत्यु के उपरांत जो था उसका पुत्र था एक, उसका नाम था निर्भर राज। और निर्भर राज जो था यही निर्भर राज मेरे प्यारे दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम के नाम से क्या होता है? 1885 ईस्वी के लगभग शासक बनता है। तो मिहिर भोज का शासनकाल कब से शुरू हुआ? 836 से शुरू हुआ। अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठा रामभद्र को, और कब तक चला? 885 ईस्वी के लगभग में चला। 800 मतलब 1800 निकल जाता तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। 885 ईस्वी तक जो है उसका शासन चला। ध्यान रखेंगे 885 तक जो है कौन शासक रहा? मिहिर भोज रहा। उसके बाद महेंद्रपाल जो था वह मिहिर भोज का लड़का था। महेंद्रपाल का नाम निर्भर राज था। लेकिन आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि निर्भर राज किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो महेंद्रपाल प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। ध्यान रखेंगे। और जो महेंद्रपाल की माता थी मतलब मिहिर भोज की पत्नी थी, उनका क्या नाम था? नामचंद्र महारिका था। क्या था? नामचंद्र महारिका देवी था। क्या नाम था? नामचंद्र महारिका देवी था। ध्यान रखेंगे इतनी बात। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मिहिर भोज किसका पुत्र था? तो यहाँ पर हमने बताया मिहिर भोज किसका पुत्र था मेरे प्यारे दोस्तों? रामभद्र का पुत्र था मिहिर भोज। रामभद्र जिसको उसने मार करके। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट है पाल वंश का शासक कौन था? ए ऑप्शन दिया है निर्भर राज, बी दिया है मिहिर भोज, और सी दिया है गोपाल, और डी दिया है बप्पट। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका मेरे प्यारे दोस्तों? तो पाल वंश का जो प्रथम शासक था वह कौन था?
पाल वंश का प्रथम शासक मेरे प्यारे दोस्तों, चौथे का करेक्ट आंसर जो होगा आपका वह सी ऑप्शन होगा चौथे का। गोपाल जो था वह पाल वंश का प्रथम शासक था और एक प्रकार से प्रथम शासक के साथ साथ जो है पाल वंश का एक प्रकार संस्थापक भी आप इसको कह सकते हैं। तो गोपाल जो था वह पाल वंश का प्रथम शासक था और इसके पिता का नाम क्या था? बप्पट। जो बप्पट हैं या गोपाल के पिता हैं, जो कि एक प्रसिद्ध सेना नायक भी थे। गोपाल जो था या बड़ा वीर और साहसी था जिसने एक प्रकार से पाल वंश की स्थापना की है। और गोपाल का शासनकाल जो था एक प्रकार से 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक रहा और इसने लगभग देश की अशांति और अव्यवस्था को दूर करने का भी प्रयास किया। साथ ही साथ अगर मृत्यु की बात करी जाए गोपाल की, तो गोपाल की मृत्यु 770 ईस्वी में हुई और लगभग 20 सालों तक यह शासन किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे 750 से 770 ईस्वी तक। वहीं आपसे पूछेगा नेक्स्ट प्रश्न कि गोपाल जो है देवपाल कौन था? देवपाल जो था मेरे प्यारे दोस्तों धर्मपाल का पुत्र थे। देवपाल 810 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठते हैं और अपने पिता के समान वीर और महत्वाकांक्षी भी थे देवपाल। वहीं आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों कभी कभी कि सेन वंश क्या है, सेन वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सेन वंश के पूर्वजों का निवास जो था दक्षिण भारत में माना जाता है और मेरे प्यारे दोस्तों इस वंश के अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि लगभग सेन मूलतः जो थे, जो सेन वंश के लोग थे वह जो मूल रूप से अगर बात करें तो जो मैसूर प्रांत है, जो कन्नड़ भाषी लोग हैं उसी के प्रदेश के रहने वाले थे, उसी के आसपास के। ठीक, तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ था? हर्षवर्धन की बातें मैं कर रहा हूँ। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 600 ईस्वी, बी दिया है 601, 603, 606, डी ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? तो 606 ईस्वी में जो है एक प्रकार से राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। 606 ईस्वी में, पांचवे का डी करेक्ट आंसर होगा। 606 ईस्वी में क्या हुआ था? हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक कब हुआ था इनका? राज्यवर्धन जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों लोग भाई थे। प्रभाकर वर्धन जो थे इनके पिता थे। तो प्रभाकर वर्धन के दो संतानें एक प्रकार से मुख्य रूप से अगर बात करें, दो संतानें थीं, एक हर्षवर्धन और एक राज्यवर्धन। और इनकी एक बहन भी थी, उनका नाम था राजश्री। जब आप पढ़ते हैं एक प्रकार से उसमें पढ़े होंगे शायद हिंदी में, एक होता है कोई मतलब खंड काव्य वगैरह में आपको दिया होगा, तो वहाँ पर आपने शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए। तो क्या होता है, जो प्रभाकर वर्धन है इनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, राज्यवर्धन गद्दी संभालते हैं। और राज्यवर्धन जब गद्दी पर बैठते हैं उसके बाद में राज्यवर्धन भी कहीं पर विजय मतलब कि कहीं पर जाते हैं चढ़ाई करने के लिए, उसको बताऊंगे इसी दिन अगर समय मिला तो। उसके बाद में वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। इनकी बहन भी कहीं ना कहीं पे, बहन की जहाँ की शादी करते हैं बहन की, उसके भी पति को मार दिया जाता है, या बहन जो है दौड़ी दौड़ी जाती है सती होने के लिए, फिर हर्षवर्धन जाते बचाते हैं। इस प्रकार की पूरी थ्योरी है, किसी दिन समझाएंगे आपको विस्तार से। तो थानेश्वर के शासक थे कौन? हर्षवर्धन। थानेश्वर के शासक के रूप में सिंहासन पर इन्होंने बैठा। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में ये राज्याभिषेक हुआ इनका हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जन्म 590 ईस्वी के आसपास हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था, हमने आपको बता ही दिया है। प्रभाकर वर्धन के पिताजी थे। एवं इनकी माता का नाम क्या था? यशोमती देवी था, महादेवी यशोमती देवी था। और इनके बाल्यकाल का नाम राज्यवर्धन एवं नालंदा नरेश के दो पुत्रों के साथ व्यतीत हुआ। बाल्यकाल जो था इनका मतलब कि राज्यवर्धन के भाई ही थे और नालंदा नरेश थे, उनके दो पुत्र थे, उन्हीं के साथ इनका जीवन व्यतीत हुआ था और वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई थी। तो आपसे पूछेगा कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो 590 ईस्वी में हुआ था। कब गद्दी पर बैठा ये हर्षवर्धन? तो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। हर्षवर्धन एक प्रकार से बहुत ही काबिल शासक थे और हर्षवर्धन ने कई विजय की हैं, कई राज्यों पर विजय प्राप्त की है। उनमें से बल्लभी के राजा के साथ इन्होंने युद्ध किया था और उनको भी पराजित किया। वहीं विद्रोहों का भी दमन किया था, जितने भी विद्रोही आते थे उनका दमन किया। और पुलकेशियन द्वितीय से भी युद्ध किया इन्होंने और सिंध पर भी आक्रमण कर लिया था। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रभाकर वर्धन की पुत्री कौन थी? हमने आपको बताया था राजश्री थी, प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री, जो कि हर्षवर्धन की बहन भी थी। राजश्री जो थी थानेश्वर के राजा थे प्रभाकर वर्धन, उन्हीं की पुत्री थी। कन्नौज के राजा गृह वर्मा की पत्नी थी, गृह वर्मा के साथ विवाह कर दिया जाता है राजश्री का। मालवा के राजा दौगुप्त थे एक और तथा गौड़ नरेश शासक शशांक ने मिलकर के जो कन्नौज के राजा थे उन पर आक्रमण किया था गृह वर्मा पर, और आक्रमण करके गृह वर्मा की हत्या कर दी थी। और जब गृह वर्मा की हत्या
हत्या कर दी थी, तो राजश्री को बंदी में डाल दिया गया। और जब राजश्री से बंदी में डाल दिया गया तो वहाँ से वह किसी तरह से भागी और भाग करके वह सती होने के लिए जा रही थी, परंतु जब हर्षवर्धन गए वहाँ पर, उन्होंने उनको बचाया और पूर्ण रूप से संरक्षण दिया और अपने राज्य में उनको बुलाया। ठीक, तो ये राजश्री की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण है प्रयाग महामोक्ष परिषद हर्षवर्धन के समय में होती थी। और यह परिषद जो थी मेरे प्यारे दोस्तों, हर्ष थे वह प्रयाग में, प्रयागराज में हर 5वें वर्ष दान सत्र का आयोजन करते थे। और इस समारोह में भास्कर वर्मा तथा ध्रुव भट्ट के अतिरिक्त 18 देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था। 75 दिन तक यह उत्सव चला था। प्रथम दिन बुद्ध, दूसरे दिन आदित्य, तीसरे दिन शिव और चौथे दिन सभी को दान दिया था। और उसने अपने राजश्री तथा राजाओं ने जो भेंट दी थी उसे भी उसने दान कर दिया था, जो हर्षवर्धन थे। तो हर्षवर्धन से मैंने पूछा था कि प्रयाग महामोक्ष परिषद का एक प्रकार से आयोजन किसने किया था, तो हर्षवर्धन ने किया था। आपसे एग्जाम्स में ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गौड़ नरेश शशांक किस धर्म को मानता था। तो गौड़ नरेश शशांक जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, किस धर्म को मानते थे, तो ये शशांक जो थे वह बंगाल के शासक थे। और बंगाल के शासक होने के साथ साथ यह कट्टर शैव थे। शैव मतलब क्या होता है, शैव धर्म में आप समझ सकते हैं, शिव भगवान की पूजा करने वाले। सनातन धर्म का एक पार्ट है शैव धर्म और वैष्णव धर्म। अब दोनों मर्ज हो चुका है, उतना नहीं है, सब धर्म एक ही है। तो अब यहाँ पर ये शैव धर्म के अनुयायी थे। और यह एक प्रकार से जो गया में बोधि वृक्ष है उसको कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया था। गौड़ नरेश जो शशांक था यह एक प्रकार से कट्टर शैव था, शिव भगवान की पूजा करता था। और जो बौद्ध धर्म का एक प्रकार से बौद्ध वृक्ष है उसको कटवा कर गंगा में फेंकवा दिया था। और एक प्रकार से बौद्ध रूपों में बौद्ध के लिए, बौद्ध धर्मों के लिए प्रकार से एक विद्रोही शासक था। और बौद्ध विद्रोही शासक के रूप में थे कौन, नरेश शशांक जी। और हुएन सांग एक जो है चीनी यात्री हैं। और हुएन सांग जो है उसकी मृत्यु के संबंध में बताते हैं कि 637 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है, भास्कर बर्मन। तो यह बातें आपके समझ में आ रही सारी बातें। अगर जो मैं बैकग्राउंड में जो चीज़ें बताता हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं ना वही एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। हो सकता है जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हों वो ऐसे क्वेश्चन ना पूछें, हो सकता है इसको थोड़ा बदल के पूछें। तो ऐसे में जो मैं बातें बीच में बताता रहता हूँ आपको, इसको बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है आपको, और बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करें ताकि यहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ओके, चले। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भास्कर बर्मन या जिनको भास्कर वर्मा के भी नाम से हम जान सकते हैं, तो भास्कर बर्मन या भास्कर वर्मा जो थे किस जाति के थे। तो किस जाति के थे मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन दिया है ब्राह्मण, बी ऑप्शन दिया है क्षत्रिय, और सी दिया है वैश्य, और डी दिया है शूद्र। किसके थे बताने का प्रयास करें आप सभी लोग, उसके बाद में मैं बताता हूँ। 8वें का करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन ब्राह्मण। भास्कर बर्मन जो थे वह ब्राह्मण शासक थे एक प्रकार से। और भास्कर बर्मन के बारे में अगर आपको और बताना चाहूँ तो कामरूप का एक राजा था भास्कर वर्मा, जो कि ब्राह्मण कुल से संबंध रखते थे। और ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत अधिक जानकार थे। तथा जो विद्वान कहीं कहीं से आते थे, दूर दूर के विद्वान अगर कहीं पर भी हैं, उनको शरण नहीं मिल रही है, तो यह अपने राज्य में उनको बुला लिया करते थे। भास्कर वर्मा, भास्कर बर्मन नाम से जाने जाते हैं। और लगभग मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने, इनका शासनकाल की बात की जाए तो 520 से लेकर के ईस्वी से लेकर के 560 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया है। और एक प्रकार से ये इनके पिता का नाम जो था सुस्थित बर्मन, इनके पिता का क्या नाम था, सुस्थित बर्मन नाम था। भास्कर बर्मन के पिता का क्या नाम था, सुस्थित बर्मन। और उनके दूसरे नंबर के लड़के थे भास्कर बर्मन। ध्यान रखेंगे, सुस्थित बर्मन के द्वितीय पुत्र थे, मतलब कि मझले लड़के थे। कौन, ये इनका क्या नाम था, भास्कर बर्मन। ठीक, शासनकाल कब से कब तक, 520 ईस्वी से 560 ईस्वी तक। किस धर्म के थे, तो हिंदू धर्म के थे, आपको पता होगा, सनातन धर्म के। किस वर्ण के थे, ब्राह्मण वर्ण के थे, ध्यान रखेंगे आप। ठीक, और वहीं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और उसमें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यशोवर्मन का शासनकाल बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यशोवर्मन कौन थे, या यशोवर्मन का शासनकाल कब से कब तक रहा है। ऑप्शन में देखिए 728 से 745 ईस्वी, 730 से 750 ईस्वी, और सी में दिया 800 ईस्वी से 845 ईस्वी, और डी दिया है 700 ईस्वी से लेकर के 728 ईस्वी। क्या करेक्ट आंसर होगा, क्या आपको लगता है मेरे प्यारे दोस्तों कि यशोवर्मन जो थे उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है। करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका है 728 ईस्वी से लेकर के 745 ईस्वी के मध्यकाल यशोवर्मन का शासन रहा है।
डॉक्टर स्मिथ का ऐसा मानना है, ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर स्मिथ के अनुसार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉक्टर स्मिथ के अनुसार यशोवर्मन का शासनकाल रहा, आपको ऑप्शन में देगा मिलेगा 728 से 745, वही करेक्ट आंसर होगा। 728 745 ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन राइट होगा। 9वें का कौन सा, ए ऑप्शन। तो यशोवर्मन जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, इनके शासनकाल के विषय में पर्याप्त मतभेद है, तो चिंता करने की बात नहीं है। आपसे एग्जाम में जब भी पूछेगा तो डॉक्टर स्मिथ वगैरह के बारे में पूछेगा कि डॉक्टर स्मिथ के अनुसार या फिर किसी और के अनुसार। स्मिथ ज़्यादा फेमस है तो इनको ध्यान रखेंगे। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार 728 से 745 ईस्वी के बीच के समय काल में इनका शासनकाल रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। यशोवर्मन जो थे कन्नौज के एक प्रकार से कन्नौज का यशोवर्मन जो था कश्मीर के ललितादित्य जो थे, ललितादित्य मुक्तापीठ बड़े फेमस राजा थे, कश्मीर के राजा थे, उन्हीं के समकालीन जो है एक प्रकार से कन्नौज के यशोवर्मन राजा थे माने जाते हैं वह। और कहीं ना कहीं पे कुछ विद्वानों ने इसे मौखारी एवं कुछ विद्वानों ने इसे मौर्य माना है। तो कुछ ने इन्होंने इनको के जो है यशोवर्मन को मौर्य माना है और किसी विद्वानों ने इसको मौखारी वंश का माना है। और ग्रंथ अगर बात करें तो एक ग्रंथ है गौडवहो। तो गौडवहो ग्रंथ के अनुसार यशोवर्मन जो थे उनको दक्षिण पूर्वी भाग में विजयाभियान जो है प्रारंभ किया था यशोवर्मन ने, और इसने गौंडों को भी पराजित किया था और दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करी थी जो है किस धर्म ग्रंथ के अनुसार, तो गौडवहो के अनुसार। ये बातें एग्जाम्स में पूछी नहीं जाएंगी, आपसे भले पूछ ले कि गौडवहो में एक प्रकार से किस राजा के बारे में, कन्नौज के किस राजा के बारे में वर्णन किया गया है, तो यशोवर्मन के बारे में, ठीक। यशोवर्मन के उत्तराधिकारियों के नाम आपसे पूछ सकता है। तो यशोवर्मन मेरे प्यारे दोस्तों जो थे उनके वंश के बाद में कन्नौज में एक प्रकार से आयुध वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। आयुध वंश के साम्राज्य में मेरे प्यारे दोस्तों यशोवर्मन के उत्तराधिकारियों में आम, दुंदक और भोज के नाम आते हैं। आम, दुंदक और भोज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कारकोटक वंश की स्थापना किसने करी थी? कारकोटक वंश की स्थापना किसने करी थी? 10वां नंबर प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है यशोवर्मन, बी में दिया है प्रभाकर वर्धन, सी में दिया है भास्कर वर्मन और डी में दिया है दुर्लभ वर्धन। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? कारकोटक वंश। कारकोटक वंश की स्थापना कौन किया मेरे प्यारे दोस्तों? दुर्लभ वर्धन ने किया, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। दुर्लभ वर्धन ने कारकोटक वंश की स्थापना करी थी, ध्यान रखेंगे। कश्मीर के थे, आप ध्यान रखें, कश्मीर के दुर्लभ वर्धन जो थे वह नरेश थे और कारकोटक वंश की स्थापना इन्होंने करी थी। कब करी थी? 7वीं शताब्दी में करी थी, ध्यान रखें। 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में करी थी, मतलब कि लगभग 600 लास्ट में करी थी। अंतिम चरण मतलब होता है कि 690 ईस्वी के आसपास के समय काल को, ठीक। वही बता दे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपसे दिया गया, ललितादित्य मुक्तापीठ जो थे कहाँ का राजा था? तो कश्मीर का राजा था, ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, कश्मीर के राजा थे। और ललितादित्य मुक्तापीठ जो थे एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों यह जो थे यह तारापीठ उदयादित्य के छोटे भाई थे और इनके एक प्रकार से जो राजा कब बने थे या 724 ईस्वी में। ललितादित्य या ललितादिव्य दोनों नाम से फेमस है। ललितादिव्य मुक्तापीठ जो थे 724 ईस्वी में कश्मीर के शासक बनते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही फेमस है आपके सामने, 12वां नंबर। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? राज तरंगड़ी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कल्हड़ जो है राज तरंगड़ी के लेखक हैं। और इस पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास में पूर्ण रूप से सारी बातें बताई गई हैं, पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। कल्हड़ की राज आपसे पूछेगा, कल्हड़ की राज तरंगड़ी किस प्रदेश की जानकारी देती है? तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी जो है कश्मीर प्रदेश की हमको जानकारी विस्तारपूर्वक देती है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों कि किसने प्रयाग और काशी में विजय स्तंभ स्थापित किए? किसने स्थापित किए मेरे प्यारे दोस्तों? प्रयाग और काशी में विजय स्तंभ तो लक्ष्मण सेन ने स्थापित करे थे, ऑप्शन इसमें ए दिया है, लक्ष्मण सेन ने स्थापित करे थे, ठीक। प्रयाग में क्या किया था इन्होंने? जो है विजय स्तंभ स्थापित किए थे। बल्लाल सेन का जो है उत्तराधिकारी थे, बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी के रूप में लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठते हैं। ऐसा कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसने कामरूप और कलिंग के राज्यों को जीता था तथा उसने क्या किया, और साथ ही साथ हमने आपको बता ही दिया प्रयाग और काशी में क्या किया था, विजय स्तंभ भी स्थापित किया था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चंदेलों की उत्पत्ति के विषय में आप क्या जानते हैं? नेक्स्ट प्रश्न आपसे वही से पूछ लिया गया कि चंदेल शासक जो थे यशोवर्मन किसके पुत्र थे? तो चंदेल के शासक यशोवर्मन जो थे मेरे प्यारे दोस्तों वह किसके पुत्र थे? तो हर्ष के पुत्र थे यशोवर्मन,
किसके पुत्र थे? हर्ष के पुत्र थे। वो हर्ष दूसरे वाले हैं जो हर्षवर्धन थे, दूसरे हर्ष हैं। हर्ष के पुत्र थे चंदेल शासक यशोवर्मन। ध्यान रखेंगे यशोवर्मन जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, हर्ष की मृत्यु के बाद में 925 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठते हैं। खजुराहो के लेख में यशोवर्मन की कीर्ति का वर्णन आपको मिल जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि मतलब कि चंदेलों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विषय में आप क्या जानते हैं? तो चंद्रवरदायी एवं चंदेलों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अत्रि के नेत्र से चंद्रमा का जन्म हुआ और चंद्रमा की संतान चंद्रात्रेय ऋषि हुए और इन्हीं चंद्रात्रेय ऋषि की संतान कालांतर में चंदेल कहलाए हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों धंग। धंग यहाँ पर जो बी ऑप्शन में दिया, धंग कौन थे? धंग जो थे मेरे प्यारे दोस्तों यशोवर्मन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम पुष्पा देवी था और धंग जो थे 950 ईस्वी में शासक बने हैं। चूँकि यशोवर्मन जो थे वह 925 से 950 तक रहे और उसके बाद धंग आए। धंग 950 ईस्वी से शासक बने। खजुराहो के अभिलेख में इनके बारे में भी पता चलता है आपको। ठीक, इनका राज्य जो था तमसा नदी से लेकर के यमुना से और नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ठीक, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है परमाणु का निवास स्थान बताइए। परमाणु का निवास स्थान कहाँ था? नेक्स्ट प्रश्न है आपका परमाणु का निवास स्थान बताइए। चौथा नंबर प्रश्न है आपका 15वां नंबर प्रश्न है परमाणु का, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गुजरात था जो है परमाणु का निवास स्थान। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न आपका वाकपति मुंज कौन था? वाकपति मुंज कौन था? ऑप्शन बी में आपको दिया गया है सीयक हर्ष का पुत्र था वाकपति मुंज जो था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहमानों की उत्पत्ति किस काव्य में बताई गई है? चाहमानों की उत्पत्ति किस काव्य में बताई गई है? 17 नंबर क्वेश्चन, बी ऑप्शन हम्मीर काव्य में बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जिसको चौहान के नाम से आना था, यह गद्दी पर कब बैठा? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी में दिया होगा आपको 1170 उसी में बैठा था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध मेरे प्यारे दोस्तों कब हुआ था? 19 नंबर प्रश्न। 19 का क्या होगा? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखें तराइन का प्रथम वर्ष। ठीक, प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने आ चुका है। हाँ भाई देख रहे हैं। चले तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न है कि गढ़वाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गढ़वाल वंश का प्रथम शासक कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? 20 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन यशो विग्रह था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने देखने का प्रयास करें। गढ़वाल वंश का प्रथम शासक कौन था? यशो विग्रह था। नेक्स्ट है महमूद गजनबी कौन था? इसका जन्म कब हुआ था? तो महमूद गजनबी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। महमूद गजनबी का जन्म 1 नवंबर 771 ईस्वी में हुआ था। 771 कहीं पर दिया है, ये ऑप्शन में दिया है। 771 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और सुबुक्तगीन ने उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था भी करी थी। बचपन से ही उसमें धार्मिक कट्टरता थी। महमूद के कार्यों से प्रभावित होकर के सुबुक्तगीन जो थे उसने खुरासान का प्रांतीय गवर्नर उसको बना दिया था और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद में सरदारों ने उसके एक प्रकार से अनुज जो थे उनके छोटे भाई थे इस्माइल को सुल्तान घोषित कर दिया, जिससे इस्माइल और महमूद के मध्य जो है युद्ध भी छिड़ गया। इस युद्ध में महमूद विजयी रहा और उसने साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इस्माइल को कारागार में भी डाल दिया था और महमूद एक महत्वाकांक्षी सम्राट के रूप में उभरा और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इसने खलीफा से यमीन उद्दौला जो है सरदार का दाहिना हाथ एवं अमीन उल मिला मुसलमानों का संरक्षक की उपाधियां भी प्राप्त करी है। तो आपसे पूछेगा यमीन उद्दौला की उपाधि जो है खलीफा से किसने प्राप्त करी थी? तो ये जो है किसने प्राप्त करी थी? महमूद गजनबी ने। और अमीन उल मिल्ला की उपाधि किसने प्राप्त करी थी? तो इसको भी महमूद गजनबी ने प्राप्त करी थी। और मुसलमानों का संरक्षक होता है अमीन उल मिल्ला मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षण, और यमीन उद्दौला मतलब होता है सरदार का दाहिना हाथ। ध्यान रखेंगे। और इसने लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी से लेकर के 127 ईस्वी के मध्य में मतलब 27 सालों के अंतर्गत भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? मूलराज प्रथम। कौन थे? मूलराज प्रथम। आपको ऑप्शन डी में दिखाई रहेगा मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम जो थे मेरे प्यारे दोस्तों वह किसके? चालुक्य वंश के प्रथम शासक थे। मूलराज ने 942 ईस्वी से लेकर के 995 ईस्वी तक अपना शासनकाल किया था। ठीक, ध्यान रखें। जयसिंह कौन थे? जयसिंह जो थे मेरे प्यारे दोस्तों जयसिंह सिद्धराज कर्ण के पुत्र थे और कर्ण की मृत्यु के बाद में चालुक्य वंश का राजा जो है जयसिंह बनते हैं और महान विजेता भी रहे हैं और सिद्धराज की उपाधि इन्होंने भी धारण करी थी। भीम द्वितीय कौन है? भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय का भी छोटा भाई रहे हैं ये।
तो मूलराज द्वितीय के छोटे भाई कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? मूलराज द्वितीय के छोटे भाई थे कौन? भीम द्वितीय। और इनकी मृत्यु के बाद में भीम द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं और लगभग 60 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। ठीक, गांगेय देव कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? गांगेय देव किस नाम से गद्दी पर बैठा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लास्ट का। क्या है? गांगेय देव किस नाम से गद्दी पर बैठा? गांगेय देव किस नाम से गद्दी पर बैठा? लास्ट प्रश्न है आज का 23 नंबर प्रश्न। गांगेय देव किस नाम से गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए में दिया है विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य थर्ड और एनओटी मतलब नन ऑफ दिस। क्या होगा? सी ऑप्शन, विक्रमादित्य जो थर्ड थे उन्हीं को गांगेय देव के नाम से जाना जाता है। यह था एक प्रकार से मूलभूत जानकारियाँ जो कि आपके पेपर से आ सकती हैं। नेक्स्ट पेपर के लिए जल्दी ही आपके सामने वेट करते रहिए हमारे शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। अगर इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो अभी हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें सभी लोगों के पास। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों कमेंट्स देख पा रहा हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत देर से आप जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।